हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। आई एम हियर विथ अनदर वीडियो जिसका टॉपिक है अमेंडमेंट्स इन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब हमको ये पढ़ना है। हमने इंडियन एविडेंस एक्ट तो पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना है उसमें जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो भी अमेंडमेंट हुए हैं। अब अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट्स को हम हिंदी में कहते हैं संशोधन। तो अमेंडमेंट्स संशोधन है। कोई भी जो लॉ है, जो हमारा लॉ है, वो बना हुआ है हमारी आज़ादी के टाइम का, ठीक है। तो जब टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती है तो हमें भी ऐसा लगता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें भी कुछ नई चीज़ें ऐड होनी चाहिए, या जो कुछ पुरानी चीज़ें हैं जिनकी अब ज़रूरत नहीं है तो उनको हटा देना चाहिए। तो जब ये प्रोसेस होती है कुछ चीज़ ऐड करने की या कुछ चीज़ रिमूव करने की लॉ में, तो हम उसे कहते हैं अमेंडमेंट और हिंदी में कहते हैं संशोधन। तो जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है उसको भी टाइम के साथ संशोधित करने की ज़रूरत पड़ी, अमेंडमेंट्स हुए उसमें। तो जो बेसिकली जो दो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो दोनों हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या संशोधन हुए हैं। तो पहला अमेंडमेंट हुआ था आईटी एक्ट के तहत, अमेंडमेंट वीडियो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये जो वीडियो है, ये लैटिन का टर्म है जिसको एड्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अमेंडमेंट वीडियो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का अगर मैं ट्रांसलेशन करूँ हिंदी में तो इसका कहने का मतलब ये है जो संशोधन हुआ है, किस में हुआ है। तो ये जो लिंक है ना, उसको हम वीडियो कह रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 में बनी थी, उसमें जो संशोधन हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या है? जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी, हम डिजिटलाइज हो रहे हैं डे बाय डे, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे ही क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्राइम्स बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्राइम्स बढ़ रहे हैं। तो उनको टैकल करने के लिए आईटी एक्ट आया 2000 में, ठीक है। तो जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं या जो डिजिटल चीज़ों का यूज़ करके लोगों के ऊपर क्राइम्स हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैंडल होती हैं आईटी एक्ट के अंदर। तो अब जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत क्राइम्स हम डील कर रहे हैं, तो जब क्राइम्स डिजिटलाइज हो रहे हैं, डिजिटल चीज़ों को यूज़ करके हो रहे हैं, तो हमारे जो एविडेंसेस भी है वो भी डिजिटल एविडेंस होंगे। तो उनको इंडियन एविडेंस एक्ट में इंक्लूड करना इम्पॉर्टेंट है। जितने भी एविडेंसेस है, वो अगर कोई कंप्यूटर एविडेंस है, कोई मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन, ये सारे अगर एविडेंस के तहत हम लेते हैं तो उनको कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए हमको उनको इंडियन एविडेंस एक्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा। बिना इंक्लूड करे तो हम एज ए एविडेंस प्रेजेंट नहीं कर सकते ना कोर्ट में। तो इसी वजह से अमेंडमेंट हुआ। तो क्या है, यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स वाज इंक्लूडेड विद इन द एम्बिट ऑफ द टर्म डॉक्यूमेंट। अब ये क्या कहता है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है उनको हमने इंक्लूड करा किस में? डॉक्यूमेंट में। पहले हम कोई भी चीज़ रिटन मटेरियल या कोई चीज़ बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट कह रहे थे। बट इस अमेंडमेंट के तहत जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है, हम फ़ोन में डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, पीडीएफ सेंड करते हैं, तो ये क्या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है ना। बट इनको डॉक्यूमेंट्स हम पहले नहीं कहते थे, पहले लॉ की टर्म में डॉक्यूमेंट नहीं होता था। इस अमेंडमेंट के तहत जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड्स हैं, जो भी लिखी हुई चीज़ें हैं, पीडीएफ है, इस तरह की चीज़ों को हमने डॉक्यूमेंट में उसको ऐड करा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड है वो इंक्लूड हुए डॉक्यूमेंट्स में, किसमें? इंडियन एविडेंस एक्ट में जो अमेंडमेंट हुई आईटी एक्ट के तहत, उसके ज़रिए जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं अब वो भी डॉक्यूमेंट कहलाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या था इसके अंदर? सेक्शन 65। सेक्शन जो 65 था उसमें भी कुछ प्रोविजंस ऐड हुए। वो कौन से प्रोविजंस थे? Section 65 has a special provision as to evidence relating to electronic records such as telephonic conversations, CCTV footage, computer output, etc. तो जो स्पेशल प्रोविज़न है वो किन से डील करता है? जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं? या तो वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो सकती है, CCTV फुटेज हो सकती है, कंप्यूटर आउटपुट हो सकता है। कोई भी चीज़ जो कि कुछ रिकॉर्ड करता है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहलाएगा, और इसको हमने अंडर सेक्शन 65 रखा है। सेक्शन 65 डील्स विद द, इट एडेड सम प्रोविजंस इन 65, ठीक है। तो क्या क्या थे उसके अंदर? जो एविडेंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स सच एस, कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हो सकते हैं? टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हो सकते हैं, अगर हमने किसी की कॉल को रिकॉर्ड करा है एज ए एविडेंस, या CCTV फुटेज रिकॉर्ड हुई है, कंप्यूटर कोई आउटपुट है, तो वो सारा कुछ सेक्शन 65 में ऐड हुआ अमेंडमेंट आईटी एक्ट के थ्रू।
फिर बात करेंगे सेक्शन 65B की। ये क्या डील करता है? इट डील्स विद द एडमिसिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। एडमिसिबिलिटी हमने ऑलरेडी पढ़ा है। एडमिसिबिलिटी एक क्वालिटी है जिसको हम कोर्ट में एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पे। जो एविडेंस है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है या बुरी है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको एडमिसिबल मानेंगे या फिर उसको एडमिसिबिलिटी नहीं देंगे। वो एडमिसिबल नहीं होगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम कोर्ट में एज अ एविडेंस। तो जो सेक्शन 65B है उसके तहत इन सारी चीज़ों की एडमिसिबिलिटी कौन कौन से टर्म्स को वो अगर फॉलो करेगा तब वो जो एविडेंस है जाके एडमिसिबल होगा, ये उसमें बताया गया है। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है या जो भी एविडेंस है उनकी एडमिसिबिलिटी का क्राइटेरिया अलग है, और जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उनकी एडमिसिबिलिटी का क्राइटेरिया अलग है। तो ये सारी चीज़ें सेक्शन 65B में हैं। उसके बाद बात करेंगे सेक्शन 67A टू 73A तक। तो ये सारी चीज़ें, ये जो सेक्शन है ये क्या डील करती है? इट डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। अब डिजिटल सिग्नेचर्स क्या है? जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है वैसे ही ऑथेंटिसिटी बढ़ाने के लिए हम बात करेंगे डिजिटल सिग्नेचर्स की, जो हम डिजिटली करते हैं। हम अगर अपना कोई सिग्नेचर डिजिटली उसको रजिस्टर करते हैं तो वो हमारा सिग्नेचर जो हुआ वो डिजिटलाइज हो गया। तो वो एक ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है कि हाँ ये कोई चीज़ ऑथेंटिक है, क्योंकि वहाँ पे मेरा डिजिटल सिग्नेचर है। तो अब जब डिजिटलाइज चीज़ें होती हैं तो उनको मैनिपुलेट करने के तरीके भी बदल जाते हैं। अब जो मेरा डिजिटल सिग्नेचर है वो तो मैंने एक बार रजिस्टर कर दिया, पर किसी मेरे फ्रेंड ने या किसी ने भी उसको हैक करके अगर उस सिग्नेचर को कहीं और पुट किया और ये बताने की कोशिश की कि ये जो मेरा डिजिटल सिग्नेचर है वो मैंने वहाँ पे लगाया है, तो अब मैंने तो नहीं लगाया है बट किसी ने उसको मैनिपुलेट करके कहीं और डिजिटल सिग्नेचर लगा दिया, तो मैं ये डिनाई करूँगी कि ये मेरा किया हुआ नहीं है। तो उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए या डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड जो भी फ्रॉड्स है, क्राइम्स है, उनको चेक करने के लिए जो सेक्शन 67A है और 73A तक, इतने बीच के जितने भी सेक्शन है वो डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर बात करेंगे कि डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, उसका एडमिसिबिलिटी कैसा है लॉ में, और जो भी इंफॉर्मेशन डिजिटल सिग्नेचर के रिगार्डिंग है वो ये सारे सेक्शन डील करते हैं। सेक्शन 67A टू 73A ये सारे जो सेक्शन हैं ये सारी के सारे सेक्शंस बात करेंगे डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर, उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर, और जो भी चीज़ें टर्म्स रिलेटेड हैं फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड और लॉ से रिलेटेड, ये सारा कुछ इन सेक्शंस में दिया हुआ है। अब बात करेंगे दूसरे अमेंडमेंट की। अब ये अमेंडमेंट कब हुआ था? अमेंडमेंट यहाँ पे वीडियो हो गया है, लेट मी करेक्ट इट। ठीक है, अब ठीक है। ये जो सेकेंड अमेंडमेंट है ये 2013 में हुआ और ये फेमस है एंटी रेप एक्ट के नाम से। तो जब 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद ये अमेंडमेंट लाया गया। ये अमेंडमेंट तीनों लॉज में हुआ है, क्रिमिनल लॉ में भी हुआ है, और क्रिमिनल लॉ के अंदर आएगा, आईपीसी में हुआ है, सीआरपीसी में हुआ है और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों एक्ट्स में अमेंडमेंट्स हुए हैं 2013 में, ये जो निर्भया कांड है उसके बाद का। तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं इसके तहत हम उसकी ही बात करेंगे, आईपीसी और सीआरपीसी की बात नहीं करेंगे। उनमें भी बहुत कुछ चेंजेस हुए थे रेप के अगेंस्ट, और इंडियन एविडेंस एक्ट में भी एविडेंस जो भी प्रेजेंट करने की कुछ तरीके थे उनमें चेंजेस लाए गए इस अमेंडमेंट के तहत। तो सेक्शन 53A में कुछ प्रोविजंस इंसर्ट किए गए, वो क्या थे? सेक्शन 53A वाज इंसर्टेड which makes evidence of character and previous sexual experience irrelevant in the certain cases। तो ये जो सेक्शन का अमेंडमेंट हुआ था इसमें क्या कुछ प्रोविजंस ऐड हुए 53A में, जो कि ये कहता है कि ये सारे जो एविडेंस है जो कि किसी भी विक्टिम की कैरेक्टर या उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को बताता है एज अ एविडेंस। अगर कोई भी पार्टी है जो विक्टिम है उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस या उसके कैरेक्टर बेस्ड कोई एविडेंस प्रेजेंट कर रही है तो वो केस के इर्रेलेवेंट है, उनको मान्यता नहीं दी जाएगी। इनसे रिलेटेड जो भी एविडेंस प्रेजेंट किए जा रहे हैं वो इर्रेलेवेंट है और वो एडमिसिबल नहीं होंगे कोर्ट में। ठीक है, ये पहला अमेंडमेंट था। दूसरा अमेंडमेंट था सेक्शन 144A में। तो इसमें कुछ क्या प्रोविजंस ऐड किए गए? प्रोविजंस इंसर्टेड विच सेज प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कॉन्सेंट इन सर्टन
प्रोसिक्यूशन ऑफ रेप। तो इसमें भी जो प्रोविज़न है वो ये ऐड किया गया, जो प्रिजम्पशन है, जो अजम्पशन है, ये देखने का कि उस विक्टिम का कंसेंट था या नहीं था। अगर इसके थ्रू प्रिजम्पशन या अजम्पशंस कोई प्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में तो वो भी इररिलेवेंट होगा और वो प्रोसिक्यूशन के रेप में ऐड नहीं किया जाएगा। कुछ रेप केसेस में उसको ऐड नहीं किया जाएगा। और थर्ड अमेंडमेंट था, जो थर्ड सेक्शन है, सेक्शन 146 में क्या हुआ था, प्रोविजन इंसर्टेड विच क्लियर्स दैट, ये प्रोविजन क्या क्लियर करता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस एविडेंस और पुट क्वेश्चंस in cross examination to the victim as to her the moral character and her period experiences to provide consent and quality of the consent। इसमें क्या कहता है ये सेक्शन, इसमें कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए जो कि ये क्लियरिफाई करते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है एज अ एविडेंस प्रेजेंट करना, एज अ एविडेंस आई मीन ये पॉसिबल नहीं है एज अ एविडेंस। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन विक्टिम के साथ कोर्ट में अगर क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है तो हम ये नहीं प्रूव कर सकते कि उसका मॉरल कैरेक्टर कैसा है और उसके प्रायर जो एक्सपीरियंसेस थे उनको टारगेट करके ये कंसेंट को प्रूव नहीं कर सकते को। तो ये जो 2 इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है इम्पॉर्टेंट। ये कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए थे अमेंडमेंट्स में जो हमने क्लियर करा। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के 2 अमेंडमेंट्स थे जो कि कंप्लीट हो गए हैं। अगर कुछ भी बच रहा है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, या कुछ क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे विटनेसेस की और एक्सपर्ट एविडेंस की। एक्सपर्ट जो प्रेजेंट होते हैं, एविडेंस नहीं, एक्सपर्ट जो हमारे प्रेजेंट होते हैं कोर्ट में, उनके बारे में बात करेंगे और ये पूरा फिनिश करेंगे ये टॉपिक, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर ये चैनल आपको यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।